शाम का समय था। आसमान में हल्की हल्की लालिमा फैली थी। रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान और गुस्से का मिला जुला भाव था। हाय मेरी फूटी किस्मत, क्या सोचकर मैंने ये शादी की थी। माँ बाप ने भी क्या देखा इनसे शादी कराने में। बस कोई काम नहीं, दिन भर बेमतलब की बातों में लगे रहते हैं। जिंदगी का सारा रंग ही उड़ गया। ना जाने कब तक ये सब झेलना पड़ेगा। इतने में दरवाजे पर रिया की पुरानी सहेली की दस्तक हुई। कौन है आप? अरे रिया, मैं तारा। दरवाजा खोलना, कब से खड़ी हूँ। रिया के चेहरे पर एक पल को चमक आई। वो जल्दी से उठी, दरवाजा खोला। अरे तारा, तू शहर से कब आई? कितनी सुंदर हो गई है रे तू। क्या निखर गई है तेरी शक्ल। बस कल ही आई हूँ गांव में, सोचा सबसे पहले तुझसे मिल लूं। तू कैसी है रिया? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम। रिया ने तारा को अंदर बुलाया। दोनों खाट पर बैठी। रिया ने पानी का गिलास बढ़ाया और बोली, मैं कैसी हूँ? वही पुरानी रिया। जिंदगी वही है, हाल वही है। दिन भर काम करो, सास ससुर की सेवा करो, फिर पति का गुस्सा झेलो। बस यही दिनचर्या है। अरे, इतनी दुखी क्यों लग रही है तू? तू तो हमेशा मुस्कुराती थी। तेरी हंसी तो गांव की जान हुआ करती थी। हंसी तो जैसे कहीं खो गई है तारा। सुबह से रात तक बस काम ही काम। और आहान, उसे तो जैसे मुझसे कोई लगाव ही नहीं। जब देखो तब माँ बाप के आगे झुकना, उनकी हर बात मानना। कभी मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। रिया, तू अभी भी इसी घर में क्यों पड़ी है? आहान को लेकर शहर क्यों नहीं जाती? वहां काम है, नौकरी है, आजादी है। मैं भी तो गई थी ना शहर। देख अब कितनी चैन की जिंदगी जी रही हूँ। तेरी बात तो सही है, लेकिन आहान, वो कभी अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाएगा। वो कहेगा माँ बाप को छोड़ना पाप है। हाँ, पर तेरी जिंदगी क्या पुण्य है अभी। दिन रात काम में डूबी रहती है, ना खुद के लिए वक्त, ना कोई खुशी। अगर तू ऐसे ही जीगी तो ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। कभी कभी खुद के लिए थोड़ा स्वार्थी होना भी जरूरी होता है रिया। तू शहर में रहकर सब भूल गई है तारा। गांव की औरत के लिए इतना आसान नहीं है घर छोड़ देना। लोग क्या कहेंगे? सास ससुर क्या सोचेंगे? लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं रिया, लेकिन क्या लोग तेरे दुख बांटेंगे? क्या वो तेरी थकान समझेंगे? जिंदगी तेरी है, फैसले भी तेरे होने चाहिए। रिया कुछ देर चुप रही। कमरे में सन्नाटा छा गया। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। कभी कभी सोचती हूँ, अगर मेरे पास भी तेरी जैसी हिम्मत होती तो शायद कुछ बदल पाती। हिम्मत किसी के पास तैयार नहीं मिलती रिया, उसे बनाना पड़ता है। जब मन में आग जलती है तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। बस तू एक कदम बढ़ा, फिर देखना जिंदगी खुद तेरा साथ देगी। शायद तू सही कह रही है, पर मुझे डर लगता है तारा। अगर सब कुछ टूट गया तो? टूटना बुरा नहीं होता रिया, कभी कभी टूटकर ही इंसान खुद को नया बनाता है। तू बस सोच, तुझे अपनी बेटी के लिए कैसी माँ बनना है, डरने वाली या कुछ कर दिखाने वाली? रिया कुछ देर चुप रही। उसकी निगाहें खिड़की से बाहर अंधेरे में खो गई। बाहर आसमान में बिजली गरज रहा था। शायद उसके मन में भी एक नया उजाला जाग उठा था। चलती हूँ अब, लेकिन याद रखना, अगली बार जब मिलूं ना तो तुझे मुस्कुराते देखना चाहती हूँ। ऐसे नहीं जैसे कोई हार गई हो, बल्कि जैसे तू जीत गई हो। रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब पहले जैसी हार नहीं, बल्कि एक हल्की सी चमक थी। तारा चली गई, पर उसके शब्द रिया के दिल में गूंजते रहे। जिंदगी तेरी है, फैसले भी तेरे होने चाहिए। इधर आहान हाथ में थैला लिए बाजार से घर की ओर लौट रहा था। उसके कदम थके हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। रास्ते में सामने से भोलाराम काका आते दिखे। काका ने मुस्कुराकर कहा, अरे आहान बेटा, क्या बात है? आज तो बाजार से कुछ खास लेकर आता दिख रहा है। बस काका, कुछ खास नहीं। रिया के लिए एक चुनरी ली है और थोड़े से खजूर। उसे बहुत पसंद है।
वाह बेटा, आज भी ऐसे पति हैं जो अपनी बीवी का इतना ख्याल रखते हैं। भगवान करे तेरी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। आपका आशीर्वाद चाहिए काका। चलिए अब घर निकलूं, देर हो जाएगी। जा बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। आहान घर पहुंचा। आंगन में कदम रखते ही रसोई से बर्तनों की आवाज आई। रिया वहीं खड़ी थी, चेहरे पर गुस्से की लकीरें और आंखों में बेचैनी। कहाँ मर गए थे तुम अब तक? पता है मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे रिया, क्या हो गया तुझे? तू तो आज बहुत गुस्से में लग रही है। बाजार में थोड़ा भीड़ थी, इसलिए देर हो गई। देख, तेरे लिए क्या लाया हूं। तेरी पसंद के खजूर और ये चुनरी। इन सब चीजों से क्या होगा आहान? मेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो चुकी है। दिन रात बस काम करो, सास ससुर की सेवा करो और फिर चुपचाप सो जाओ। क्या यही जिंदगी है? रिया, वो हमारे माँ बाप हैं। उनकी सेवा करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। ये कोई सजा नहीं, सम्मान है। कर्तव्य, धर्म, लेकिन मेरे सपनों का क्या? मेरी अपनी जिंदगी का क्या? मैं भी कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। तारा को देखो, वो शहर में कितनी खुश है, अपने पैरों पर खड़ी है, और मैं बस दूसरों के इशारों पर जी रही हूँ। रिया, शहर की जिंदगी सुनने में अच्छी लगती है, पर वहां न सुकून है, न अपनापन। वहां हर कोई अपने अपने काम में डूबा है। गांव में जो चैन है वो कहीं नहीं। नहीं आहान, मुझे अब वो चैन नहीं चाहिए जो घुटन बन गया है। आज मैंने फैसला कर लिया है, या तो तुम मुझे लेकर शहर चलो, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। क्या बकवास कर रही है तू? मायके चली जाएगी? किस बात पर? सिर्फ इसलिए कि तेरी सहेली तारा ने कुछ समझा दिया? ये तारा का असर नहीं है आहान, ये मेरे दिल की आवाज है। मैं और नहीं जी सकती इस कैद में। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। आहान के चेहरे पर अब दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसने धीरे से कहा, रिया, तू पागल हो गई है। सोच ले, तू जो कह रही है उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, मैं चाहती भी तो यही हूं कि सब कुछ बदल जाए। रिया की आंखों में गुस्सा थी और आहान के चेहरे पर झोंझलाहट। उसी वक्त आहान के माँ बाप आते हैं। क्या हुआ बेटा? तुम दोनों के बीच झगड़ा क्यों हो रहा है? माँ, पता नहीं आज रिया को क्या हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा। जो मन में आ रहा है वही बक रही है। क्या हुआ बेटी? कोई परेशानी है? तू तो हमेशा शांति से रहती थी। रिया के भीतर का सारा गुस्सा और दर्द अब शब्दों में फूट पड़ा। परेशानी तो तब से है जब से इस घर में आई हूं। मैं थक चुकी हूं, दिन रात सेवा करते करते, बिना किसी अपनेपन के। अरे बेटी, ऐसा क्या कह रही है तू? हमने तो तुझे अपनी बेटी की तरह रखा। नहीं, बेटी की तरह नहीं, नौकरानी की तरह। मैं सिर्फ जिम्मेदारी हूं, कोई इंसान नहीं। अब मुझसे नहीं होता। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। बेटा, अगर तुझे हमसे कोई शिकायत है तो खुलकर बोल। हमें बताओ क्या करना होगा ताकि तू खुश रह सके। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती बाबा। मुझे शहर जाना है। जिस तरह तारा गई थी वैसे ही मैं भी जाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहती हूँ। शहर? बेटी, तू क्या जानती है तारा के बारे में? वो कितनी मुश्किलों में है, कैसे गुजर रही है, मैं सब खबर रखती हूँ। शहर की चमक के पीछे बहुत अंधेरा है। पर रिया अब किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं थी। उसकी आंखों में एक ही बात थी, जाना है किसी भी कीमत पर। रिया, पागल मत बन। रात का वक्त है और तू शहर जाने की जिद कर रही है। हाँ, मैं पागल हूँ शायद, लेकिन इस घर में रहकर जो दम घुट रहा है वो पागलपन से भी ज्यादा दर्दनाक है। आहान के पिता ने स्थिति संभालने की कोशिश की। उन्होंने धीमे और शांत स्वर में कहा, बेटा, तू रिया को लेकर कल सुबह निकल जा।
शायद उसका मन मायके जाने का कर रहा हो। कुछ दिन रह लेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। नहीं, मुझे अभी जाना है, कल नहीं, अभी। बेटी, बाहर रात उतर आई है, सड़कें सुनसान होंगी। कल सवेरे निकल जाना, मैं खुद तेरी मदद करूंगी। माँ जी, अब और एक पल भी नहीं रह सकती। जितना रुकूंगी उतना टूटती जाऊंगी। आहान के पिता ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा और थके हुए स्वर में बोले, ठीक है बेटा, अगर बहू जाना चाहती है तो उसे रोकना ठीक नहीं। तुम दोनों निकल जाओ। रात के 11 बजे की ट्रेन है शहर के लिए। स्टेशन तक मैं खुद छोड़ देता, पर अब मेरी टांगें साथ नहीं देती। तुम संभाल लेना। आहान ने नजरें झुका ली। उसके भीतर तूफान था। एक तरफ अपनी पत्नी का दर्द, दूसरी तरफ अपने माँ बाप का फर्ज। रिया कमरे में गई। जल्दी जल्दी अपना छोटा सा बैग उठाया। बस 2 जोड़ी कपड़े और कुछ जरूरी सामान। आहान ने थैला उठाया और बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ गया। पीछे से माँ की आवाज आई, बेटा, जाते जाते एक बार मुड़कर देख तो लो। लेकिन दोनों नहीं रुके। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। बाहर हवा में अंधेरा और ठंड पड़ रही थी। चांद बादलों में छिप गया था। रात के सन्नाटे में बस इतना सुनाई दे रहा था, रेल की सीटी की दूर की आवाज और एक टूटते घर की खामोशी। रिया और आहान दोनों पैदल चल रहे थे और रिया की चाल अब धीमी पड़ चुकी थी। थोड़ी दूर चलने के बाद रिया अचानक रुक गई। क्या हुआ रिया, क्यों रुक गई? सुनो, मेरा दुपट्टा घर में रह गया। क्या? वो नीला वाला दुपट्टा जो मेरे भाई ने मुझे शादी के वक्त दिया था, मैं उसे घर में भूल आई हूँ। मुझे वही चाहिए। आहान। अरे रिया, अब हम घर से कितनी दूर आ चुके हैं। इतने अंधेरे में वापस जाना ठीक नहीं। चलो नया खरीद लेंगे शहर जाकर। नहीं, मुझे वही चाहिए। वो मेरे भाई की आखिरी निशानी है। आहान, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। ठीक है, तो फिर तुम भी चलो साथ। रास्ता सुनसान है, अकेली मत रुकना। नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लो। तुम जाकर जल्दी से ले आओ, मैं यहीं बैठती हूँ। आहान ने चारों ओर देखा। सड़क पर अब कोई नहीं था। कहीं दूर पेड़ों की परछाइयां हिल रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। वो थोड़ा असहज हुआ। रिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये जगह ठीक नहीं है। रात के सन्नाटे में यहां रुकना सही नहीं। चलो दोनों साथ चलते हैं। तुम बस जाकर दुपट्टा लेकर आओ, मैं यहीं हूँ, डरने की कोई बात नहीं। तुम्हारा यही जिद तुम्हें कभी मुसीबत में डाल देगी रिया। हमेशा अपनी बात मनवानी है। रिया ने आंखें झुका ली। आहान ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर बोला, ठीक है, जल्दी आता हूं, लेकिन कहीं मत जाना, समझी? आहान तेजी से घर की ओर लौट गया। रिया वहीं सड़क किनारे पत्थर पर बैठ गई। उसके चारों ओर हवा गूंज रही थी, जैसे पेड़ आपस में कोई रहस्य फुसफुसा रहे हों। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी हो। रिया ने पल भर को पीछे मुड़कर देखा। सड़क के दोनों ओर काली झाड़ियों के साए थे। कुछ नहीं है, बस हवा है, डरने की बात नहीं। भैया, तुमने जो दुपट्टा दिया था, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। बस कुछ देर की बात है। रिया अकेली उस सुनसान रास्ते पर बैठी थी। हवा अब और तेज हो गई थी। कहीं दूर बिजली की हल्की चमक दिखाई दी और आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसने कांपते हुए अपने दोनों हाथ सीने पर रखे। तभी कानों में जानी पहचानी आवाज पड़ी, रिया। रिया रिया चौकन्नी होकर खड़ी हो गई। वो आवाज उसे बहुत जानी पहचानी लगी। वो धीरे धीरे बोली, कौन है वहां?
कौन? रिया, मैं तुम्हारा भाई विजय, मैं तुमको लेने आया हूं। भाई तुम यहाँ कैसे? अंधेरे में पेड़ों के पीछे से एक परछाई उभरने लगी। एक आदमी सिर झुका हुआ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ। वही था विजय, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस सर्दी सी ठंडक थी। भाई तुम अचानक यहाँ, और वो भी अकेले? तुमने कैसे पता लगाया कि मैं यहाँ हूं? विजय कुछ नहीं बोला, बस उसकी ओर देखा और धीमे कदमों से जंगल की तरफ बढ़ने लगा। रिया ने पीछे से पुकारा, भैया रुको, तुम तो मुझे लेने आए हो ना, फिर कहाँ जा रहे हो? तो बस मेरे पीछे पीछे आ जा रिया, बस थोड़ी दूर और चलना है। लेकिन भैया वहां तो जंगल है, अंधेरा है, चलो ना स्टेशन की तरफ चलें। विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चलता रहा झाड़ियों के बीच, पेड़ों की छांव तले, जैसे किसी अदृश्य राह पर। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वो कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, फिर डरते हुए बोली, भैया रुक जाओ ना। पर विजय आगे बढ़ चुका था। उसकी परछाई अब पेड़ों में खो रही थी। रिया घबराई, फिर भी उसके पीछे चल पड़ी। हर कदम के साथ जंगल और गहरा और अंधेरा होता गया। तभी अचानक एक तीखी चीख हवा को चीरती हुई निकली और फिर सब कुछ खामोश। इधर आहान अपने घर की तरफ से लौट रहा था। वो तेजी से चल रहा था, उसके कदम जल्दबाजी में पड़ रहे थे। रिया इंतजार कर रही होगी। तभी उसके कानों में वही भयानक चीख गूंजी। वो ठिठक गया, चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो रिया की आवाज थी। वो जंगल की ओर दौड़ पड़ा। पत्ते उसके पैरों के नीचे चरमरा रहे थे। झाड़ियों से टहनियां उसकी बाहें खरोंच रही थीं। वो हांफते हुए चिल्लाया, रिया, रिया कहाँ हो तुम? जवाब दो। पर कहीं से कोई उत्तर नहीं आया। सिर्फ हवा थी जो पेड़ों के बीच सीटी जैसी आवाज कर रही थी। कुछ आगे जाकर उसने देखा, सड़क के किनारे रिया का थैला पड़ा था। उसके पास जमीन पर एक दुपट्टे का टुकड़ा और एक पुरानी चिट्ठी। आहान के हाथ कांपने लगे। उसने चिट्ठी उठाई। उस पर पुराने खून जैसे दाग थे। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। लिखा था, रिया के साथ वही हुआ जो होना था। आहान की आंखों में डर और सदमा जम गया। उसका गला सूख गया। उसने चारों ओर देखा, ना रिया थी, ना विजय, सिर्फ हवा, पेड़ और उस भयानक सन्नाटे का शोर। मुझे माफ कर दो रिया, अगर मैं तुम्हें पहले समझा पाता तो शायद। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। दूर कहीं रेल की सीटी बजी, वही ट्रेन जिसमें उन्हें बैठना था। कभी भी जिद में आकर अपने अपनों की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो पल हमें साधारण लगते हैं वही कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाते हैं।